नमस्कार दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री को सिर्फ यस मैन चाहिए। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा कोई सलाहकार नहीं चाहिए, ऐसा कोई मंत्री नहीं चाहिए, ऐसा कोई अफसर नहीं चाहिए जो उनके फैसले पर बोले कि नहीं मोदी जी यह गलत है। इस समय स्थिति यह है कि मोदी जी बोलते हैं रात में कि कितना अच्छा सूरज निकला है। सारे अफसर, सारे मंत्री, सारे उनके सलाहकार एक ही चीज बोलते हैं, जी सर ये आपने महान खोज कर दी, ये सूरज निकला हुआ है। वो कहते हैं आम नहीं ये पपीता है। सब कहते हैं हाँ सर क्या स्वादिष्ट पपीता है। उसके बाद में यदि वो किसी भी चीज को कुछ भी कह दे, आसमान को धरती कह दे, धरती को आसमान कह दे, तो वो नरेंद्र मोदी समेत उनके सारे भक्तगण तक वही चिल्लाने लगते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना काल की शुरुआत हुई थी तो 15 मार्च को क्या कह रहा था उनका मंत्रिमंडल और सारे लोग, क्या कोई कोरोना नहीं है, कोई वो नहीं है। और खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यही बात कही थी। जब राहुल गांधी बार बार 2 महीने से कहते चले आ रहे थे कोरोना का बड़ा संकट आने वाला, इसकी तैयारी कर लीजिए। और अंततः क्या हुआ, 19 तारीख को प्रधानमंत्री अचानक प्रकट होते हैं और कहते हैं कोरोना का बड़ा भारी संकट आ गया। और उसके बाद 21 तारीख से एकदम से लॉकडाउन हो जाता है, पूरा देश बंद हो जाता है, सब लोग फंस जाते हैं। और उस समय तक सिर्फ 300 केस थे पूरे देश में और मरने वालों की संख्या भी चंद थी। लेकिन आज हर रोज कई हजार केस हो रहे हैं, बावजूद इसके कहीं कोई बंदी नहीं है, कहीं कोई बंदिश नहीं है। तो ये हालात है, ना समझी से यही होता है। और सारे अफसर, सारे लोग यही कहने लगे थे जब नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। तो जो जितने दिन 21 दिन का जो लगाया, लोगों का क्यों 21 दिन ही लगाया? क्योंकि 21 दिन में ये होता है, शास्त्रों के मुताबिक वो होता है, 21 दिन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर जब नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया तो फिर उसके बाद में उसको जस्टिफाई करने लगे, फिर तालियां थालियां जाने क्या क्या बजाया और उस पर भी हाँ हाँ करने लगे। यह हमारे देश की स्थिति है और इसी का नतीजा है कि आज देश चल रहा है। एक आग में नहीं जल रहा है, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश हो गया है भारत। जो आंकड़े आए हैं, वैश्विक आंकड़े आए हैं प्रदूषण के, उसमें 180 देशों में से भारत 180वें नंबर पर है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की हाँ में हाँ। वो तमाम राष्ट्रों के सामने कह देते नहीं हमारे कारण नहीं है, कार्बन उत्सर्जन या दूसरी चीजें वो तो दूसरे देशों के कारण। लेकिन जब आंकड़े आते हैं तो पता चलता है सब कुछ भारत के कारण समस्या है। क्योंकि भारत ने अपने यहां तमाम तरह के प्रदूषण फैला रखे हैं, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, और उसके बाद सबसे बड़ा सांप्रदायिकता का प्रदूषण, उसके बाद में जाति का प्रदूषण, उसके बाद घृणा का प्रदूषण, उसके बाद में हत्याओं का प्रदूषण, और उसके बाद इस तरह से सामाजिक, आर्थिक, जो बौद्धिक, सभी तरह की जो बर्बादी है उसका प्रदूषण। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान प्रदूषित हो चुका है और एक तरह से नहीं, हर तरह से प्रदूषित हो चुका है। ये वही हिंदुस्तान है जो दुनिया को स्वच्छता सिखाता था, दुनिया को एक दिशा देता था। आपको याद होगा कि किस तरीके से हमने देश को बनाया है, किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने मेहनत करके इस देश को खड़ा किया था। आज वो देश पूरी दुनिया में जिस पर थू थू हो रही हो, उससे बुरी स्थिति क्या हो। आपने देखा कि 10 ट्रेनों को आग लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि हमने अग्निपथ पे लोगों को चलाना सिखा, हमने अग्निवीर बनाने की कोशिश की जो आग लगा दे पूरे समाज को, ऐसे तैयार करने की कोशिश की। हमने उन अग्निवीरों के नाम पर अपने जो सेना में जाकर के देश की सेवा करना चाहते थे, उसी को व्यवसाय बनाना चाहते थे, उनको मरने के लिए विवश कर दिया है। हमारे 2 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और 7 ने आत्महत्या के अटेम्प्ट किए। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। और अग्निवीर बनने के पहले 2 बच्चे पहले भी आत्महत्या कर चुके हैं, इस बात के लिए क्योंकि 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही थी। तो आप समझिए
कि किस हालत में हमने देश को ढकेल दिया है, और इन सब हालात के बाद में हम इस देश को सुधारने बनाने की दिशा में काम करने की बजाय हम उसकी नफरत बोने में जुटे हैं, और लगता है कि हम सही समझा ही नहीं पा रहे हैं। जहां जय जवान जय किसान का नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में रैली करके, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर पहली रैली की थी रेवाड़ी में, और वो जय जवान जय किसान का नारा गूंजेगा। लेकिन आज दुख ये है कि पहले किसान को मार दिया गया, अब किसान के बेटों को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि सेना में 85% जो जवान होते हैं वो किसानों के घर से आते हैं। ये सबसे बड़ी बात। किसानों को पहले मारा, अब किसानों के बच्चों को मरने के लिए विवश कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का है। इसके पहले आप देखिए कि किस तरह से नहीं मारा, कभी व्यापारियों को मारा, कभी आमजन को मारा। आपको याद होगा नवंबर का महीना, 8 नवंबर 2016, जब नोटबंदी अचानक कर दी गई थी, और उस नोटबंदी का असर क्या हुआ था कि तकरीबन 150 लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए अपना 2000 रुपया बदलाने के लिए, 500 रुपया बदलाने के लिए। आप समझिए वो हालत हुई थी। त्राहिमाम हो गया था, लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, पैसे ही नहीं। उस दशा को हमने, दुर्दशा को देखा है। लेकिन फिर क्या, अफसर हो चाहे जो हो, वाहवाही कर रहे थे, वाह मोदी जी वाह। और उसके बाद जब जीएसटी लाए तो बेमेल जीएसटी अचानक एकदम से थोप दी गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि सारा कारोबार एकदम से तबाह हो गया, और वो आज तक नहीं उठ पाया है। तो जीएसटी और नोटबंदी ने देश को तबाह कर दिया, ये हमारे सामने है। और ब्लैक मनी 1 रुपया नहीं पकड़ी गई। कहा गया था ये ब्लैक मनी के खिलाफ जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन हुआ क्या, ब्लैक मनी तो कहीं पकड़ी नहीं गई, और बाकी अराजकता की स्थिति हो गई। अराजकता की स्थिति हर जगह है। आप कभी बुलडोजर के नाम पे अराजकता पैदा करते हैं, कभी सांप्रदायिक दंगे पनपा करके करते हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से नफरती बोल और सारी चीजें टीवी चैनल्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बोले जा रहे हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे देश में नफरत का माहौल बन रहा है। चैनलों में हिंदू मुस्लिम पर बहस हो रही है, और धर्म स्थलों को लेकर के जाने क्या से क्या कहा जा रहा है। जब ये स्थितियां होंगी तो आप समझिए कि यह प्रदूषण सबको खा जाएगा, और वही हुआ। और फिर उसके बाद में वो लोग यदि इसको प्रोटेस्ट करते हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं, या हल्का फुल्का जो है आक्रोश आ जाता है, तो उस स्थिति में उनके घरों में बुलडोजर चला दिए जाते हैं। आफरीन के घर में बुलडोजर चला दिया गया, वो लड़की नहीं थी एक तरफ। दूसरी तरफ वाराणसी के जो पुलिस कमिश्नर है सतीश गणेश, वो क्या कहते हैं, कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूंगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के, हमारे अपने बच्चे हैं। बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। इन बच्चों से गलतियां हो जाती, इन्हें सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और आप देखिए, जब आफरीन से कोई गलती होती है, या किसी और से कोई गलती होती है, महमूद से कोई गलती होती है, तो उनके घर बुलडोजर चल जाता है। जावेद समझाते हैं कि हिंसा मत करो, लेकिन उन पर बुलडोजर चल जाता है। तो बुलडोजर चलाने की राय, एक कौम पर बुलडोजर चलेगा, एक कौम के लोग कुछ भी कर ले। आज यही वजह है कि पूरे देश में हिंसक आंदोलन हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे। आप तो असलहे पकड़ा करके, असलहों की ट्रेनिंग दे करके किस तरीके से हिंसक बनाना चाहते हैं, किस तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। जिस रूप में युवा आंदोलन है वो चिंतनीय है। सेना में जाकर देश की सेवा करने का सपना देखने वाले आज आंदोलन करने को विवश है। तो आप समझिए। और इसके बाद में तमाम सारे लोग जब कहते हैं कि आप
शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। मैं भी समर्थक हूं कि शांतिपूर्ण आंदोलन हो चाहिए, गांधीवादी तरीके से आंदोलन होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हुए नागपुर में तमाम सारे जो है बच्चे कर रहे थे काफी दिनों से, और उनकी स्थिति क्या हुई? उनकी आज कोई सुनने वाला नहीं। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, कोई देखने वाला नहीं। अब वो पदयात्रा नागपुर से करते हुए आ रहे हैं, तो आप समझिए। और जिस तरीके से आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं कि कहां से क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। तो इस तरह की स्थितियां हैं, और उस स्थितियों में आप कहते हैं कि शांतिपूर्ण कीजिए। शांतिपूर्ण में आप देख रहे हैं 2 साल से वो आंदोलन कर रहे हैं कि उनके एसएससी के रिजल्ट को निकालिए। आपने सुना? नहीं सुना। तो ये स्थिति है आपकी। इसके बाद में आप देखिए, दिल्ली में एमसीडी का जो बुलडोजर है, वो गैर कानूनी कब्जे करने के नाम पर जो तमाम जगह पे कुछ तोड़फोड़ करने गई, और उसका बुलडोजर जो है शाही इमाम और उधर की जो है उसको गिरा देता है, दीवार को, जो जामा मस्जिद की दीवार है जो बिल्कुल ऐतिहासिक है, संरक्षित है, उसे गिरा देता है। और बाद में कहते हैं नहीं गलती से गिर गई, एमसीडी की गलती से हो गया। एमसीडी कहता है फिलहाल हम उसका पुनर्निर्माण करा देंगे। आप तो इतिहास को नष्ट कर रहे हैं, ऐतिहासिक दीवार को आप गिरा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप उसे निर्माण करा देंगे या ये करा देंगे। तो इस तरह के हालात, तो इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन देखेगा? तो जिस तरीके से हो रहा है, अब आप सोचिए, बिहार से जो आंदोलन शुरू हुआ अग्निपथ के विरोध में, और उसका जो आंदोलन है आज, वो अग्निपथ, वो अग्नि तेलंगाना तक पहुंच गई है, तमिलनाडु तक पहुंच गई है, तमाम सारे राज्यों में पहुंच गई है। तो क्या आपने सोचा था कि इस तरह की स्थिति होगी? तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ फौज तैयार की जा रही है क्या? इसके लिए आपने 4 साल का सारी चीजें करी हुई हैं। तो इन सब चीजों को आप देखिए, लेकिन आप इन पर कुछ नहीं करेंगे। आप तो दूसरे काम में जुटे हुए, कैसे विरोधियों की आवाज को दबा दिया जाए, कैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस और सबका इस्तेमाल करके विरोधियों को खत्म कर दिया जाए। आपने अशोक गहलोत के परिवार में भेज दिया, उनके बड़े भाई जो हैं, बुजुर्ग भाई हैं, उनके यहां आपने भेज दिया फोर्स को कि हाँ जाइए आप ये कीजिए। लेकिन उन्होंने भी जवाब दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूं। और मैं इतना अपना आपको इन्वॉल्व रखा राजनीति के अंदर कि घर में भी शादी ब्याह होते तो मैं वर्कर की तरह जाता हूँ। अब मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ, या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? क्राइसिस सरकार पे आया था यहाँ पर जयपुर में, तब ईडी की रेड वहाँ हो गई, जबकि उनको कोई संबंध ही नहीं है राजनीति से। उनके परिवार में कोई भी परिवार के सदस्य राजनीति में है ही नहीं। और समझ के परे है कि इस प्रकार के आप पहले छापे डाल दिया आपने ईडी के, अब पहुंच गई सीबीआई, ये समझ के परे हैं। इसको मैं समझता हूँ आम जनता भी इसको लाइक नहीं करती। धीरे धीरे नुकसान बीजेपी को ही है, इस सरकार को ही है। ये जितने ज़्यादा तंग करेंगे लोगों को पूरे मुल्क के अंदर, उतना ज़्यादा ही बैकलेस इनके लिए होगा, मेरा मानना है। नरेंद्र मोदी जी के भाई को कोई नहीं जानता दुनिया के देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के भाई को जानता नहीं था, उसी प्रकार मेरे भाई को कोई नहीं जानता था। अब तमाम मीडिया चला रहा है, सीबीआई के छापा पड़ गया, उनके यहाँ छापा पड़ गया। तो ये परिवार के जो सदस्य हैं उनका क्या कसूर है कि आप राजनीति में कोई भाग ले रहा है कोई व्यक्ति, उनके परिवार वाले पे अटैक हो, और वो सरकार द्वारा मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। क्यों कहा? वो जानते हैं कि आप झूठे प्रपंच रचते हैं। तो ये स्थिति है। इसके बाद में आप देखिए, तो लगातार आपको जनता ने बहुमत दिया है, 2 बार बहुमत दिया है। तो आप जब बहुमत सिद्ध कर चुके हैं, तब आप ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? जब आपके यहाँ 35 लाख पद जो है खाली पड़े हैं केंद्र सरकार ने, आप खोल लीजिए, सारी भर्तियां कर लीजिए। लेकिन आप तो बचना चाहते हैं, आप अपने नागरिकों को उनके हक नहीं देना चाहते हैं। तो ये स्थिति है। तो अग्निपथ योजना बगैर विचार के, बगैर मंथन के, बगैर उस पर प्रतिक्रियाएं लिए हुए, और उसके बाद आपने लागू कर दिया।
आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे और आपके सहयोगी हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आपके साथ लड़ा और कांग्रेस को हरवाने का काम किया, वो भी आज इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो सेना में रहे हैं, वो जानते हैं सेना की बात। और वही छोड़िए, तमाम सारे वो लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ एसमेंस की स्थिति यह है कि जनरल वीके सिंह जो 6 महीना उनकी नौकरी बढ़ जाए, इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक गए कि किसी तरह 6 महीना बढ़ जाए उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, और कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया था। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। अब कहते हैं नहीं, इसमें क्या है, 21 साल में रिटायर हो जाएगा या 24 साल में रिटायर हो जाएगा या 25 साल में रिटायर हो जाएगा। आप तो 60 साल में रिटायर होने में परेशानी थी और यहां पर आप जो है दूसरों को कह रहे हैं 21 साल में पूर्व हो जाएगा। तो ये आप समझिए, जिसकी आदत किराए के गुंडे पालने की हो, वो फौज की अस्मिता को कैसे समझेगा, वो कैसे समझेगा देश के लोगों को। तो आप ये समझिए कि आपने कैसे प्रस्तुत किया है। आज देश की राजधानी दिल्ली हो या देश की राजधानी के बाहर का इलाका हो, हर जगह युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर एक्सरसाइज करके प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं किसी तरीके से कर रहे हैं, कहीं हिंसक हो गए हैं। लेकिन जब राज न कर सको तो अराजक बनो, ये स्थिति है आज। तो ये स्थिति हो रही है और ये स्थिति की जा रही है। तो आप समझिए कि आप राज तो कर नहीं पा रहे हैं और इसलिए आप जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। लोगों को हिंसक बना रहे हैं, लोगों को अपराधी बना करके खड़ा कर देंगे। कल के दिन मुकदमे उन पे इतने दर्ज हो जाएंगे और उसके बाद कहेंगे भाई हमारी क्या गलती है, आप एलिजिबल नहीं है, आपके ऊपर तो मुकदमे हैं, आपको ये है, तो इसी का आप अयोग्य हो गए। तो आप समझिए, तो भाई अपने घर को मत उजाड़ो। धैर्य, तपस्या और विश्वास के बिना आंदोलन रचना असंभव होता है। विरोध जो है हो, लेकिन बचा के रखना पड़ेगा। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये चिंता का विषय है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा हम सबको। मौजूदा दौर में भाजपा को का मतलब हो गया है भारत जलाओ पार्टी, भ्रष्टाचार पार्टी। तो आप समझिए, आप कहीं भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, कहीं भारत को जलाने को जन्म देते हैं। और आप ये समझिए, तो इस तरह की स्थितियों में है और इस तरह की स्थितियां देख करके तकलीफ होती है। तो आप पूछिए कि क्या है। विदेशों से काला धन लाने की आप बात करते थे, वो तो डबल हो गया पहले की अपेक्षा। आप देखिए बाकी ये सारी चीजें जितनी हैं, आप किस तरह से किस दिशा में बात करते हैं। तो इन सारी नफरत को खत्म कीजिए, नफरती लोगों को गिरफ्तार कीजिए, उन्हें जेल में डालिए, और जो सच्चे लोग हैं, सद्भाव स्थापित करते हैं, उन्हें आगे लाइए, राष्ट्र को बनाइए, गणतंत्र को बनाइए, सबका विकास कीजिए। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप उसी को बर्बाद कर रहे हैं। आप धमका रहे हैं, आपके लोग धमका रहे हैं। तो धमकाइए मत, डराइए मत। डरेगा वही जो कायर है, जो कायर नहीं है वो लड़ेगा और वो जवाब आपको देता है, और इसीलिए आपको जवाब मिल रहा है। तो उस चीज को आपको समझना होगा नरेंद्र मोदी। यदि आप नहीं समझेंगे तो ये देश बर्बादी में जाएगा और उसके जिम्मेदार एकमात्र होंगे। और इतिहास लिखेगा कि एक कलंकित प्रधानमंत्री आया था जिसने देश को बर्बाद किया, देश को बेच दिया, देश का यह हाल है। सोचिए आप क्या कर रहे हैं, देखिए आपने क्या किया। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।